दरअसल राजू एक सफाई कर्मी था। उसकी निधि से अभी हाल फिलहाल शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों पति पत्नी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। राजू अपनी पत्नी निधि से बहुत प्यार करता था। उसकी हर छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करता था। ऐसे ही निधि का जन्मदिन आने वाला था। राजू उसके जन्मदिन के लिए सरप्राइज प्लान कर रहा था। वे पूरे घर को अच्छे से डेकोरेट करके निधि के लिए उसके मन मुताबिक बाहर से खाना ऑर्डर करता है और उसे एक सोने की अंगूठी पहनाता है। जिसके बाद राजू निधि से बोलता है, निधि, तुम्हारे लिए मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं तुम्हें हीरे की अंगूठी दूं, लेकिन हाँ, ये सोने की अंगूठी किसी हीरे की अंगूठी से कम नहीं है। इसमें मेरा बेशकीमती प्यार है और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि मेरी पत्नी की लंबी उम्र हो और उसका जो भी सपना है वो पूरा हो। आप सच में मुझे मेरे जन्मदिन का गिफ्ट देना चाहते हैं? हाँ, क्यों नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दरअसल मुझे आगे पढ़ाई करनी है। मुझे एसडीएम बनना है। शादी से पहले मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाई क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे कभी आगे नहीं पढ़ाया। उनको ऐसा लगता था कि लड़कियों को पढ़ाने का मतलब है अपना सर दीवार में मारना। आसपास के माहौल और समाज को देखते हुए माता पिता ने कभी मुझे ये सब करने नहीं दिया और मैं हमेशा भगवान से यही दुआ करती थी कि भगवान भविष्य में मुझे ऐसा पति देना जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। मेरा सपना पूरा करने में उसका बराबर का योगदान होना चाहिए। तो क्या आप मुझे आगे पढ़ाई करने देंगे? हाँ रिधि, क्यों नहीं। मेरा तो ये मानना है कि आजकल हर लड़की को पढ़ने का हक है। हर लड़की को अपना सपना, अपना नाम रोशन करने का हक है। अगर तुम सच में एसडीएम बनना चाहती हो ना, तो तुम आराम से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखो। जो खर्च आएगा पढ़ाई में वो सब मैं करूंगा। अब से तुम्हें घर की किसी भी चीज की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब मैं करूंगा। सच में आप बहुत अच्छे हैं। न जाने कौन से टाइम मैंने शिव जी की इतने व्रत रखे थे कि उन्होंने ना मेरी झोली में आप जैसा पति डाल दिया। थैंक यू सो मच भगवान जी ऐसा पति देने के लिए। आई लव यू सो मच। ऐसे ही कुछ दिन बाद राजू निधि को एक कोचिंग ज्वाइन करवाता है। निधि अब समय से कोचिंग जाया करती और दिन रात करके अपनी पढ़ाई पूरी करती। ऐसे ही रात के 2 बजे निधि अपनी पढ़ाई कर रही थी। तभी राजू बार बार उसे खाना खाने के लिए बुलाता है, लेकिन निधि को पढ़ाई के आगे भूख नहीं लग रही थी। तभी राजू खुद खाना लेकर आता है और निधि से बोलता है, अरे निधि, कितना पढ़ोगी, रात के 2 बज चुके हैं और अभी तक तुमने खाना नहीं खाया है। अगर ऐसे करोगी ना तो कमजोर हो जाओगी। पढ़ाई करने के लिए इंसान को शारीरिक और दिमागी दोनों तरीके से स्वस्थ होना जरूरी है और मैं देख रहा हूँ कि तुम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो, खाने पीने का ध्यान बिल्कुल नहीं दे रही हो। राजू, अगर मैं खाना खाने बैठ गई ना तो आधा घंटा मेरा वेस्ट हो जाएगा, इसलिए खाना मैं बाद में खा लूंगी। मुझे अभी पढ़ना है। हाँ, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। अच्छा बाबा, ठीक है, अब मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें खुद खाना खिला देता हूँ। राजू अपने हाथों से निधि को खाना खिलाता है। थोड़ी देर बाद दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह वह जल्दी उठते हैं और घर का सारा काम खत्म करके निधि को उठाता है और उसे एक कप चाय देते हुए बोलता है, मेरी उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, सारा काम खत्म कर दिया मैंने। ये लो चाय पी लो और मैं जा रहा हूँ काम पर, समय से कोचिंग चली जाना। क्या आपने सारा घर का काम खत्म कर दिया? हे भगवान, मेरी वजह से ना आपके ऊपर बहुत सारा बोझ हो रहा है। घर का काम, बाहर का काम आपको ही अकेले देखना पड़ रहा है। मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब दिल कर रहा है कि मैं छोड़ देती हूँ ये पढ़ाई लिखाई। अरे निधि नहीं, तुम्हें एसडीएम बनने का सपना पूरा करना है, क्योंकि अभी तुम्हारा सपना नहीं बल्कि हमारा सपना है। मैं तुम्हें एसडीएम बनता हुआ देखना चाहता हूँ। बोलकर राजू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता है। निधि के साथ राजू भी बराबरी की मेहनत करता है। घर और बाहर दोनों का काम राजू अकेले ही संभाला करता है। आखिर वह चाहता है कि उसकी बीवी एसडीएम बन जाए। एसडीएम बनने के बाद निधि के तेवर बदल जाते हैं। उसे अपने पति से घिन लगने लगती है। ऐसे ही एक दिन दफ्तर से घर वापस आती है। तभी राजू दरवाजा खोलता है और निधि को बड़े ही प्यार से गले लगाता है। तभी निधि को गुस्सा आता है और राजू को पीछे धक्का मारते हुए कहती है, ये क्या तरीका है राजू? अभी मैं दफ्तर से आई हूँ और तुम शुरू हो गए। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेरी लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। प्लीज मुझे परेशान मत करो। और ये क्या हुलिया बना रखा है? अब तुम एसडीएम के पति हो, कम से कम अच्छे से तो रहा करो, अपने आप को अच्छे से रखा करो। राजू को निधि की बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वो अपनी पत्नी निधि, जो कि एसडीएम थी। राजू निधि को बिना बताए दफ्तर जाता है और अचानक निधि के कैबिन का दरवाजा खोल देता है। वहाँ का नजारा राजू देखकर हैरान हो जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल उसकी पत्नी किसी मर्द की बाहों में थी। ये सब देखकर राजू की आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। निधि भी हड़बड़ाते हुए वहाँ आती है और राजू को
सबके सामने बेइज्जती करते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कैबिन में इस तरह आने की? अपनी औकात मत भूलो राजू, पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ घर तक है। यहाँ मैं एसडीएम हूँ और एसडीएम के सामने खड़े होने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम एक सफाई कर्मचारी हो। मानता हूँ कि मैं सफाई कर्मचारी हूँ, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और शादीशुदा होने के बाद किसी पराये मर्द की बाहों में हो। ये सब किसी भी पति से बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। एसडीएम बनने के लिए अगर तुम रात भर जाती थी तो तुम्हें एसडीएम बनाने के लिए मैं भी रात भर जागता था। तुम्हारे साथ साथ बराबरी की मेहनत मैं भी करता था और तुमने मेरी मेहनत, मेरे प्यार, मेरा भरोसा, इन सबको एक ही बार में तोड़ दिया। निधि को गुस्सा आता है और वे सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसे वहाँ से निकलवा देती है। बेचारा राजू परेशान होकर घर आ जाता है। निधि घर जाकर राजू को समझाने की काफी कोशिश करती है। राजू को बताती है कि उसने जो देखा वे उसकी गलतफहमी है, लेकिन राजू अब समझने को तैयार नहीं था। तभी निधि के आशिक ललित का फोन आता है। निधि ने ललित के नंबर को बाबू नाम से सेव कर रखा था। राजू गुस्से में निधि से बोलता है, उठाओ प्लीज बाबू का फोन और फोन स्पीकर पर डालो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता लगेगा? तुम मेरे पीठ पीछे रंगरलियां उड़ाती रहोगी। फोन उठाओ जल्दी से। निधि घबराते हुए राजू के सामने अपने बापू का फोन उठाती है। तभी बापू निधि से बोलता है, क्या हुआ निधि बाबू, सब ठीक तो है ना? तुम्हारे उस जमादार पति को शक तो नहीं हुआ ना हमारे बारे में? मैं तो कहता हूँ कि छोड़ दो उसे। रही बात उसके एहसानों की, तो उसको बोल दो जितने पैसे चाहिए एक बार बता दे, उतने पैसे उसके मुंह पर मार दूंगा और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। राजू ललित की सारी बातें अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेता है और सबूत के तौर पर कानूनी रूप से निधि और ललित दोनों के रिश्तों का पर्दाफाश करने लगता है। निधि और ललित का दोनों का अफेयर अब धीरे धीरे हर जगह फैलने लगता है। मीडिया कर्मी अब आए दिन राजू का इंटरव्यू लेते हैं और निधि को एसडीएम के पद से निष्कासित कर दिया जाता है। झूठ और धोखे के जुर्म में उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। अपने पति रघु और 10 वर्षीय बेटी आंचल के साथ रहा करती थी। चुन्नी और उसका परिवार बहुत गरीब था और अपने घर की आर्थिक स्थिति चलाने के लिए रोज बाजार में जाकर गोलगप्पे बेचा करता था। ऐसे ही एक रात रघु गोलगप्पे बेचकर घर आता है और घर के अंदर जाने से पहले ही बेहोश होकर दरवाजे पर गिर जाता है। ये देख चुन्नी बहुत ज्यादा डर जाती है और भागती हुई अपने पति के पास आती है। रघु जी, आपको क्या हुआ? माँ, पापा को क्या हुआ? वो दरवाजे पर ऐसे बेहोश क्यों हो गए? पता नहीं बेटा, तू जाकर जल्दी से पानी लेकर आ। आंचल जल्दी से घर से एक गिलास पानी लेकर आती है और चुन्नी रघु के ऊपर पानी के कुछ छींटे मारती है। कुछ देर बाद रघु होश में आता है और चुन्नी रघु को सहारा देकर घर में ले जाती है और कहती है, आप ठीक तो है ना? आप बेहोश क्यों हो गए? पता नहीं चुन्नी मुझे क्या हुआ, और 1-2 दिन से मुझे बहुत कमजोरी भी महसूस हो रही है। आज जब गोलगप्पे बेचकर घर आ रहा था तो अचानक से सर में दर्द हुआ और अब पूरा शरीर भी दुख रहा है। कोई बात नहीं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। और मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ, कल आप बाजार गोलगप्पे बेचने नहीं जाएंगे। पहले आप दवाई लेंगे, उसके बाद ही कहीं जाना है आपको। इस तरह से चुन्नी रघु का सर दबाती है और अगली सुबह रघु को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ डॉक्टर रघु के कुछ टेस्ट लिखता है। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर रघु को बताता है, रघु जी, आपको डेंगू और टाइफाइड है, इसलिए आप कुछ दिनों तक वो काम ना करें और अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल रखें। पर रघु गरीब था, अगर वो गोलगप्पे नहीं बेचता तो उनकी रोजी रोटी नहीं चलती। इसलिए रघु अपने बारे में ना सोचकर अपने परिवार वालों के बारे में सोचता है और गोलगप्पे की रेडी लेकर गोलगप्पे बेचने के लिए निकलने लगता है। आप गोलगप्पे की रेडी लेके कहाँ चले? डॉक्टर ने मना किया है ना आपको कहीं आने जाने से। तुम जानती हो ना, गोलगप्पे बेचकर ही हमारे घर की रोजी रोटी चलती है, और अगर मैं भी घर पर बैठ जाऊंगा तो घर कैसे चलेगा? लेकिन आपका इलाज भी तो जरूरी है ना, अगर वो नहीं हुआ तो कैसे चलेगा? मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ चुन्नी, पर मेरी बात को तुम भी समझो। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मैं अपना इलाज कैसे करवाऊंगा? तुम फिक्र मत करो, मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। अब रघु चुन्नी की एक नहीं सुनता और गोलगप्पे की रेडी लेकर निकल जाता है। गोलगप्पे बेचने लगता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है, पर रघु के रेडी पर आज कोई खास भीड़ नहीं होती। और तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है जो रघु से कहती है, बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ, क्या तुम मुझे थोड़े गोलगप्पे खिला सकते हो? उस बूढ़ी औरत को देख रघु सोच में पड़ जाता है और मन ही मन बोलता है,
आज मेरी 10 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई। सुबह से एक भी ग्राहक नहीं आया माताजी। पहली ग्राहक हैं और वो भी फ्री के गोलगप्पे मांग रही हैं। क्या करूं, एक काम करता हूं, बूढ़ी बुजुर्ग है माता, जब तक इनका पेट नहीं भर जाता तब तक इन्हें थोड़े से गोलगप्पे ही खिला देता हूं। क्या पता इनके जाने के बाद मेरे पास ग्राहकों की लाइन लग जाए। क्या सोचने लगे बेटा, अगर तुम भी मुझे ऐसी भूखी और गरीब औरत का पेट नहीं भरना चाहते तो साफ साफ कह दो, मैं किसी और से मदद मांग लूंगी। नहीं माताजी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी दुकान पर आए अपने किसी भी ग्राहक को निराश नहीं जाने देता। आपको जितने गोलगप्पे खाने हैं आप खा लीजिए और तब तक खाइए जब तक आपका पेट नहीं भर जाता। इस तरह से रघु अब उस बूढ़ी औरत को गोलगप्पे खिलाने लगता है और देखते ही देखते वो बूढ़ी औरत रघु के सारे गोलगप्पे अकेले ही खत्म कर देती है। ये देखकर रघु बहुत हैरान होता है और निराश होकर मन ही मन कहता है, माताजी कितनी ज्यादा भूखी थी जो इन्होंने अकेले ही मेरे सारे गोलगप्पे खत्म कर दिए। अब मैं खाली हाथ घर कैसे जाऊंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं। रघु ही सब कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वो बूढ़ी औरत रघु से कहती है, बेटा तुम एक बहुत नेक इंसान हो। आज तक इतना पेट भर के मुझे किसी ने खाना नहीं खिलाया। मैं तुम्हारी इस दयालुता से बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम्हें एक इनाम देना चाहती हूँ। इनाम? कैसा इनाम माताजी? मैं तुम्हें अपना एक जादुई सोने का गोलगप्पा दे रही हूँ। याद रखना, ये कोई साधारण सोने का गोलगप्पा नहीं बल्कि जादुई गोलगप्पा है। ये साइज में भले ही अभी छोटा है पर ये तुम्हारी इच्छा अनुसार बड़ा होता जाएगा। जब तुम इससे कुछ मांगोगे तो इसका आकार बढ़ जाएगा और ये जादुई गोलगप्पा तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगा। माताजी, जब आपके पास जादुई सोने का गोलगप्पा है तो आपने इससे अपनी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं की? बेटा, कुछ राज को राज ही रहने देना चाहिए। और एक बात, इस जादुई सोने के गोलगप्पे के बारे में कभी किसी को मत बताना। और जब तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए और तुम्हारी आर्थिक व्यवस्था भी ठीक हो जाए तो ये जादुई सोने का गोलगप्पा अपने ही जैसे किसी लाचार और ईमानदार व्यक्ति को दे देना। इतना बोलकर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है और रघु जादुई सोने के गोलगप्पे को लेकर घर जाता है। परंतु घर जाते ही रघु की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो जादुई सोने के गोलगप्पे से कहता है, हे जादुई सोने के गोलगप्पे, कुछ दिनों से मेरी तबीयत बहुत खराब है जिस वजह से मैं सही से काम नहीं कर पा रहा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी तबीयत को बिल्कुल ठीक कर दो। रघु के इतना कहते ही वो जादुई सोने का गोलगप्पा काफी बड़ा हो जाता है और उसमें से एक तेज रोशनी निकलती है। अब जैसे ही वो तेज रोशनी रघु के ऊपर पड़ती है तब रघु बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ये देख चुन्नी बड़ी हैरान होती है। रघु जी, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। हाँ चुन्नी, ये सब इस जादुई सोने के गोलगप्पे का कमाल है। मैंने तुम्हें बताया था ना माताजी के बारे में, जिन्होंने मुझे जादुई सोने का गोलगप्पा दिया। ये उन्हीं का चमत्कार है चुन्नी। मतलब? इस तरह से रघु चुन्नी को सारी बात बताता है और फिर चुन्नी भी जादुई सोने के गोलगप्पे से कहती है, हे जादुई सोने के गोलगप्पे, मेरे पति के पास अब गोलगप्पे बेचने के लिए बिल्कुल भी गोलगप्पे नहीं है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तू हमें बहुत सारे गोलगप्पे दे दो। चुन्नी के इतना कहते ही एक बार फिर से जादुई सोने का गोलगप्पा काफी बड़ा हो जाता है और उसमें से कई सारे गोलगप्पे के पैकेट निकलने लगते हैं। इस तरह से रघु के पास बहुत सारे गोलगप्पे हो जाते हैं और वो उन गोलगप्पों को ले जाकर बाजार में बेचने लगता है। गोलगप्पे हर बार से ज्यादा बिकते। ये देख रघु अपनी बीवी से कहता है, चुन्नी, हमारे सारे गोलगप्पे बिक गए। अब तुम देखना, वो दिन ज्यादा दूर नहीं रहेगा जब हमारी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। हमारी बेटी आंचल भी अच्छे स्कूल में जाएगी। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं रघु जी। इस तरह से बहुत जल्द रघु और चुन्नी जादुई सोने के गोलगप्पे की मदद से अमीर हो जाते हैं। जब उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बेहतर हो जाती है तब रघु उस जादुई गोलगप्पे को उसी के जैसे किसी गरीब और नेक इंसान के हाथों पर सौंप आता है और इस तरह से जादुई सोने का गोलगप्पा जिस किसी के भी हाथ जाता उसकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती।